हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे फिजिक्स के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। और मैं फिर से आ गया हूं एक नए सीरीज के साथ जो क्लास 10 के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड के लिए एज वेल एज यूपी बोर्ड के लिए, तीनों के लिए होगा। और इस बार हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्वेश्चंस कैसे बोर्ड में पूछ सकते हैं उस पर बात करेंगे, और सबसे आगे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग चीजों को आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, सो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो अभी देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बेटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, या इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कर बोलेंगे बेटा। ठीक है, अभी देखो बेसिकली हमें बात करना है कि अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रॉन किस में होगा बेटा, मोशन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर हम बात करें, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। एटम के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर इसके मास की बात करें बेटा तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी एंड 1.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी एंड 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। ठीक बेटा, अब ये वैल्यू कोई बताने का कोई लॉजिक नहीं है, बट इससे एक रिलेशन मिलेगा छोटा सा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, इससे एक रिलेशन मिलेगा हमें, और जिसका यूज हम लोग आगे चल के कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब भी चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, मतलब कि जब भी इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो उसके मास का डिस्कशन जरूर करेंगे। और बेटा ये पूरा चैप्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है। मतलब एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म। मतलब एनर्जी क्या होता है, एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। और क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। कैसे नहीं करेगा बेटा, अरे भाई देखो ना, इतनी छोटी सी वैल्यू है, इतनी छोटी सी वैल्यू है, क्या दिखेगा क्या ये, ठीक है, नहीं दिखने वाला। 1.6 अपॉन का 10 टू पावर 19 बेटा, 19 0 से इसको डिवाइड करोगे, इतनी सी वैल्यू दिखेगी जो कि हमारी खुली आंखों से देखना इम्पॉसिबल जैसा है। सो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें एक फास्ट वीडियो बनाना है जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल हो। ठीक है, अब देखो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो बेटा या वायर बोलो इसको। अगर कोई चार्ज क्यू इसमें फ्लो करता है और यहां से यहां फ्लो करते हुए क्या करता है, मूव करता है बेटा, तो एक बात बताओ बेटा, यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने में कुछ तो टाइम टी लगेगा, कुछ टाइम टी लगेगा। मतलब कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, flowing charge per unit time from initial position to final position, that is called current electricity। ठीक है बेटा, flowing charge per unit time from initial position to final position, that is called current electricity। ठीक है बेटा, अब इसकी यूनिट की बात करेंगे। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है बेटा। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं बेटा तो कूलम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, फिजिक्स में अगर बोले तो कुछ भी रटने का नहीं। ठीक है, रटने का नहीं मतलब बेटा एक एक चीज हमें क्या करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, जब हमें चीजें समझ में आएंगी तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और 1 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा फिजिक्स और कुछ मैथ्स के चैप्टर में जरूर कराऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट पूछ ले तो क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पियर। बट बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो एम्पियर तो रट लेते हैं, बट अगर एग्जाम में कूलम पर सेकंड आ गया तो बेटा हमें क्या करना है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइंड 1 एम्पियर। बेटा अगर हम 1 कूलम चार्ज की बात करें और 1 सेकंड टाइम की बात करें
तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसकी बात कर रहा, 1 एम्पियर की बात कर रहा है। मतलब फ्लोइंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, सॉरी फ्लोइंग ऑफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पर यूनिट सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अगर एक चार्ज बेटा 1 सेकंड में यहां से यहां तक का फ्लो करता है बेटा, तो वो कितना करंट होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर हो गया। अब बेटा बात कर लेते हैं ये कैसी क्वांटिटी होती है। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, तो बेटा चार्ज और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये भी स्केलर। अब जनरली बच्चों को क्या रटा होता है कि सर चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो बताते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है मेरे, बट आई होप रात के 12 बज रहे हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छा सा एनर्जेटिक वीडियो आपको दें और जिससे मजा आ जा रहा है देखने के बाद, आपको कहीं भी बोरिंग फील ना होने वाला रहे। लग रहा पढ़ाने का मन नहीं है और लेक्चर के बीच में मार्कर गिर गया मेरा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बेटा, अगर मैं पहले स्केलर की बात करता हूं, इसके पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत बच्चे तो रट लेते हैं, बट मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड बोले तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं 3 कूलम चार्ज, ठीक है, 4 कूलम चार्ज, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग। ओनली इस मैग्नीट्यूड, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी के पास बेटा मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और अगर इसी में एक वर्ड और हम ऐड कर दे, पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक बेटा, पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, तो हमने क्या बोलने का, अगर वेक्टर की बात करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड एज वेल एज पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है, बच्चों के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर करंट तो फ्लो करता है, जैसे मान लो क्रॉस सेक्शन वायर मैंने ये बनाया बेटा और इसके अंदर क्या हुआ, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सर ये तो डायरेक्शन दिख रहा है, लाइक वेक्टर क्वांटिटी की दिख रहा है। आपने लिखा था सर डायरेक्शन, बेटा मैंने इसीलिए एक वर्ड और ऐड कर दिया इसमें, पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब आप 11 की फिजिक्स पढ़ोगे, 12 की फिजिक्स पढ़ोगे, देन बेटा आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होने वाला वहां जाके। बट आई होप कि मैं यहीं पे आपके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर कर दूं, देन अगले क्लास में जाओ आपको तो ये प्रॉब्लम नहीं आने पाए। ठीक है, तो सो देखो बेटा, अगर मैं बोलूं इसको कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा, 2 एग्जांपल देता हूं। ये 5 एम्पियर करंट हो गया और ये 3 एम्पियर करंट हो गया। बेटा देखो ये दोनों क्या हो गया, 8 एम्पियर करंट हो गया। ठीक, अगर मैं बोलूं यहां पे 5 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट, ये मिलके कितना हो गया, 8 एम्पियर करंट। तो बेटा एक चीज बेसिकली देखो, अगर एंगल की बात करते हैं, यहाँ थीटा डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब यहाँ 60 डिग्री अगर मान लेते हैं हम बेटा, तो दोनों में देखो एंगल का डिफरेंस है। अब बोलोगे सर ये एंगल कहाँ से पढ़ा रहे हो, तो सिलेबस में है नहीं बेटा, इसलिए कह रहे हैं चीजों को ना थोड़ा सा इंसिस्ट करो, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है बेटा, अलजेब्रिक सम हो जाता है। मतलब चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम की तरह ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में यही होता है, ऐड करके हम लोग लिख देते हैं। अगर बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो इसका फार्मूला आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे, वेक्टर चैप्टर में पढ़ोगे, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ठीक बेटा, तो मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा ये घर है, ठीक बेटा, ये तुम्हारा घर है। अब एक कनेक्शन ही आता है आपके घर में, ठीक है, मेन लाइट की बात कर रहे हैं हम, अभी न्यूट्रल और दूसरे का करंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक मेन लाइट की बात कर रहे हैं, मेन लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो करंट का डायरेक्शन तो एक ही आया था, बट आपने यहाँ पे एसी लगा के रखा है बेटा, यहाँ पे टीवी लगा के रखा है, यहाँ वॉशिंग मशीन लगा के रखा है, तो देखो एक कनेक्शन इधर आ गया, एक कनेक्शन इधर आ गया, मतलब बेटा एक करंट का डायरेक्शन था, उसको इतने ज्यादा डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया हमने, इतने ज्यादा डायरेक्शन में डिवाइड कर दिए कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है और कितने डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो सो मैंने ये वर्ड लिखा था बेटा पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई बंदा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा बेटा, तो वो पार्टिकुलर डायरेक्शन हुआ। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं इन वेक्टर क्वांटिटी बेटा। इस वजह से इतने सारे पॉसिबल डायरेक्शन हो गए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते कि करंट कितने। मैं तो 3 एग्जांपल लिया,
अगर आप अपने घर को देखो ना, एक बार फील करो कि आपके घर में कितने सारे कनेक्शंस होंगे, एसी के अलग से, ट्यूबलाइट के अलग से, टीवी के अलग से, मतलब इतने सारे कनेक्शन कि आप बता ही नहीं सकते हो कि पॉसिबल कितने सारे डायरेक्शन हैं। ठीक बेटा, ये तो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, अब चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा मन चला इलेक्ट्रॉन, और या फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे बेटा रैंडम मोशन करता है ये। अब सर ये रैंडम मोशन क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे तो तुम क्या करते हो? रैंडम मोशन करते हो। तब तक कोई दूसरी अच्छी इलेक्ट्रॉन तुमको थोड़ी सी एनर्जी दे दे तो तुम क्या करोगे? उसकी तरफ बढ़ जाते हो। इसी तरीके से बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन बोलो या चार्ज बोलो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात बराबर है। चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे प्रोटॉन बोलो, बात बराबर है, बस वहां पे चेंज क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था बेटा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1.6 × 10⁻19 कूलम बेटा। तो सोचो तुम ना कि इतना छोटा सा चार्ज है, जब तुम 2 रोटी खा लेते हो या थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है तो तुम्हें कितनी देर फुदुक भागने लगते हो। तो सोचो छोटी सी चार्ज है, इसको जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई और एनर्जी इसको मिलेगी, सोचो कितनी स्पीड से भागेगा। ठीक बेटा, तो और कितनी पॉसिबल डायरेक्शन हो सके, इधर से देखो, इधर से 10 जूल मिल रहा हो, इधर से तब तक 20 जूल मिल गया, इधर भाग रहा था, अब इधर की तरफ बेटा भागने लगेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, डायरेक्शन कोई सर्टेन नहीं है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा बेटा। तो इस वजह से क्या होगा, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा हमें नहीं पता। तो जिसका डायरेक्शन अगर नहीं पता बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आई होप आपको रटना नहीं पड़ेगा बेटा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं जो अनयूजुअल चीजें इसको मिटाता हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। और जल्द ही मेरे वेबसाइट पे बेटा ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ खाली, इसके बाद नोट्स भी मिलेंगे आपको, और वीडियो लेक्चर ऐप पे भी मिल सकते हैं, और हमारा यूट्यूब पे तो मिलेगा ही। ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अच्छा, अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोला यहां से कि सर कोई चार्ज है, यहां से यहां फ्लो करने में टाइम टी लग रहा है। ठीक है, तो सर चार्ज तो फ्लो कर रहा, हमने देख लिया। ठीक है, यहां से यहां चार्ज को जाने में टाइम टी लग गया, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट क्या कोई जादू है क्या कि जो ये चार्ज अपने आप फ्लो हो रहा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। या तो बेटा देखो, तुम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करो। ठीक है, मतलब वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब तुम खुद चार्ज को उठा के ले जाओ, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जो कि हमारे घरों में होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और या तो हीट एनर्जी हो, जिससे क्या होता हो सकता है, मतलब मैं 1-2 सर्टेन एग्जांपल ले रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। मतलब क्या होगा, हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो बेटा। मतलब तुम इतने पॉसिबल तरीके से, देखो पॉसिबल तरीके से बहुत सारे हैं, बट मैं सर्टेन 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं खाली। इतनी एनर्जी से ये क्या कर सकता है, यहां से यहां मोशन कर सकता है। ठीक बेटा, तो उस टॉपिक को हमने पढ़ने के लिए एक भूमिका मैंने बनाया, उस टॉपिक का नाम है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या इसको पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ बच्चों पूछते हैं कोचिंग में कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर मैं खाली बोलूं पोटेंशियल की बात करें, अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे बेटा तो क्लास 11th में जाके पढ़ोगे, उसका अलग फॉर्मूला होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं बोलूं कि किसी बंदे का पोटेंशियल क्या होगा, कोई एक्स बंदा है उसका पोटेंशियल क्या होगा, क्या इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर तुम मेरे साथ जिम गए बेटा, आज 10 किलो का वेट उठाए, कल 20 किलो का उठाए, परसों 40 किलो का उठाए और अगले दिन लुढ़क गए, तबीयत खराब हो गया तुम्हारा, तो क्या सर्टेन है क्या? अगर मान लो मेरे क्लास में एक ही बंदा है और हर क्लास में किसी बार मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, 90 पाया, कभी 10 नंबर पाया, कभी 40 नंबर पाया, कभी 50 नंबर पा गया, तो क्या सर्टेन है क्या कि इसका पोटेंशियल डिफाइंड है? डिफाइंड कब होगा? अगर मैं बोलूं बेटा कि 2 बंदों का हमने टेस्ट लिया, ठीक है, अगर 2 बंदों का टेस्ट लिया, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, और सर ये कितना नंबर पाया? ये पाया 90 नंबर और ये पाया 80 नंबर।
अब हम लोग बता सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। मतलब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज अगर फ्लो कराना है बेटा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और दोनों का अगर डिफरेंस कर दे बेटा तो हमको क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से टॉपिक का हमको फील लेना है। तो देखो ना, अगर मान लो इस कमरे में बहुत सारा स्टूडेंट भरा हो, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट भरा हो और मैं बोलूं अगला कमरा जो है वो खाली हो, ठीक है, अगला कमरा जो है खाली है, तो मैं दरवाजा ओपन करूंगा तो फिर क्या होगा, डोर ओपन करते ही बच्चे क्या होंगे, हायर पोटेंशियल से बाहर की तरफ जाएंगे, मतलब किधर, लोअर पोटेंशियल की तरफ। उसी तरीके से बेटा यहां भी देखो ना चार्ज है और यहां पे स्टार्टिंग में देखो कोई चार्ज नहीं था, सॉरी स्टार्टिंग में यहां चार्ज था, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल, और इस वाले चार्ज को क्या बोलेंगे, जहां जीरो चार्ज है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज यहां से यहां क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। चार्ज यहां से यहां क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो बेटा यहां से देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कोई चीज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा टॉपिक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या बताएंगे, इसका डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो सर क्या बताएंगे। अब देखो यहां पे एक चार्ज रखा बेटा, इसको इनिशियल पोजीशन हम लोग बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, फाइनल पोजीशन। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्यों हम लोग लिखते हैं, क्योंकि देखो बेटा ये सारे चैप्टर्स ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। मतलब एनर्जी क्या हो सकता है, इन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा हमें पाथ नहीं पता है कैसे जाएगा, और ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। क्या बेटा ये वैल्यू दिखेगी क्या हमें, क्या ये चार्ज दिखेगा, बट एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है बेटा, जिसको हमने क्या किया फिजिक्स में, इसको अपने जहन में बिठा लिया और जो एक सही कॉन्सेप्ट की तरफ हमको लेके जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, यहां से एक इनिशियल पोजीशन से एक चार्ज को लिया और यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल यहां पे जीरो चार्ज है बेटा अभी, तो क्या लिखेंगे, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अ चार्ज कैरी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब हम लोग एक चार्ज को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, कहां से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। या तो हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम, या यूनिट चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू हायर टू फाइनल पोजीशन, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA, इसको A मान लिया पोजीशन को, इसको B मान लिया बेटा, VB माइनस ये, मतलब कि देखो ना यहाँ पे भी डिफरेंस निकाल रहे थे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल यहां भी कर रहे थे, तो हमको ये पता चला भाई इस बंदे का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल किया। ठीक है बेटा, क्लास 11th में जाओगे तो इसका बहुत प्यारा सा ग्राफ पढ़ोगे तुम जाके, बट अभी के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का फील लेना है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बेटा, आई होप आपको काफी समझ में काफी मजा आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, एक यूनिट देखते हैं क्या होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल। ठीक है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, और जूल पर कूलम को अगर हमने मिला दिया बेटा तो क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब बात आती है कि सर ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, तो बेटा पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने चार्ज के बारे में काफी कुछ आपको समझा दिया, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को फिर मैं रिवाइज कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, बस इतना अपने जहन में आप बिठा लो कि हमने तीन चीजें पढ़ी बेटा। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की यूनिट क्या होती है,
कूलम होती है बेटा, कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है? और ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। देन हमने क्या पढ़ा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, बीबी माइनस बी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू, और इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम होता है। और अगर दोनों को मिला दिया जाए बेटा, एक बोल्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे क्या रख दिया? बोल्ट, इसका यूनिट रख दिया, और उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बट अब कहोगे सर कि एनसीईआरटी में तो सर ऐसे नहीं लिखा है। आईसीएसई बोर्ड वाले बुक में बेटा देखोगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। सर क्या पढ़ा रहे हो सर? अरे थोड़ा थांबा बेटा, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। अब देखो बेटा, इसी डायग्राम में थोड़ा इंप्रोवाइज करते हैं, इसको फिर से यहां बनाता हूं बेटा, ठीक है। अगर यहां पे हमने क्यू चार्ज फिर से रख दिया और यहां पे जीरो, मतलब हायर पोटेंशियल बेटा और लोअर पोटेंशियल, ठीक। अब देखो, अगर इसको हम लोग इसका जो एड्रेस है उसको अगर हम क्या मान ले बेटा? इनफाइनाइट मान ले। जैसे वहां पे क्या हमने माना था? ए माना था इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस क्या माना था? बी माना था बेटा। उसी तरीके से इसका एड्रेस इनफाइनाइट मान ले और इसका एड्रेस फिर से बी मान ले बेटा। फिर कहोगे सर ये इनफाइनाइट कहां से लेके आ रहा है? बेटा मैंने बोला ना, सब खेल किसका है? एजम्पशन का। फिजिक्स मतलब फील, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा, जो आपको टिल जब तक फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे तब तक ये एजम्पशन पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो क्या करना, हमें इसको अपने जहन में एज इट इज बैठा लेना है, देन कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी देखने का बेटा। अच्छा मैं बोलूं कि अगर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ बच्चे पूछते रहे सर ये इनफाइनाइट का क्या मतलब है, हमारे जाति जीवन में इनफाइनाइट का काम क्या है? बेटा इनफाइनाइट का ही सब कुछ काम है। मतलब हम लोग कहां तक सोच सकते हैं, कोई पता है क्या? इनफाइनाइट तक सोच सकते हो बेटा, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। अब वो आपको क्या बोल रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? मान लो हो सके आपके बारे में तारीफ करता हो, या हो सके गाली दे रहा हो, ठीक है। तो वो पता नहीं चल पाता। 1 किलोमीटर दूरी पे बंदा विजिबल तो है, बट एक्चुअल में वो क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना बेटा। तो हम लोग अगर किसी पर्सन को इनफाइनाइट पर रख दे बेटा, अगर एक बंदा है उसको इनफाइनाइट पर रख दे, तो क्या हम बता पाएंगे कि इस समय कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है? अरे देखे भी नहीं दिखेगा बेटा। लॉकडाउन को याद करो, उसमें देखो दूर दूर से लोग दिखते थे, बट हाँ पता चलता था वहां आदमी है, बट क्या टास्क परफॉर्म करना नहीं पता चलता था बेटा। तो उसी तरीके से इनफाइनाइट पे अगर पोटेंशियल कोई पूछे बेटा, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? जीरो। जिसके बारे में फील न हो तो जीरो। क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में फील करते हो तो क्या कुछ फीलिंग आती है अंदर ना, बट जब नहीं मिलती है तो क्या बोलते हैं? यार जीरो है, छोड़ो हटाओ जाने दो, छोड़ो हटाओ जाने दो। तो जाने दो बेटा, तो इसको भी क्या होगा? इसको भी बोलेंगे जीरो। जिसके बारे में कोई फील ना हो, सेंसेशन ना हो, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक बेटा। तो अब देखो फिर से फार्मूला लिखते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, V फाइनल मतलब BB माइनस B इनफाइनाइट इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q। और बेटा V इनफाइनाइट की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जीरो हो जाएगी बेटा। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q आया कि नहीं आया फार्मूला? मतलब कभी कभी ये आईसीएसई बोर्ड में या सीबीएसई में पूछ लेता है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर मैं इसको लिखूं बेटा तो ये क्या निकला है? ये निकला है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मतलब कि बेटा पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकाल के बताओ, इज इट पॉसिबल? नेवर, इम्पॉसिबल बेटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला था बेटा ना, विदाउट कंपैरिजन, विदाउट डिफरेंस कोई चीज नहीं बता सकते हम, ठीक है। मतलब पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इम्पॉसिबल। बट फिर से वही एजम्पशन कि फिजिक्स में सब कुछ ऑल अबाउट एजम्पशन, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बना दी गई है बेटा, उसी के हमें दरमियान पढ़ना है। और यहाँ पे फाइनल एनसीईआरटी ने यही लिखा है बेटा, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और इसका यूनिट मैंने बता दिया, वर्क का यूनिट होता है जूल बेटा, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। और चार्ज पर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा बेटा। आई होप आपको काफी आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं वाटर ले लेता हूं। ठीक है, इसको रफ करता हूं, पॉज करके आप लिख लीजिए इसको।
करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। मतलब कि तुम्हारे अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम्हारे अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तुम उसको पहचानो कहाँ है वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी कैसा है बेटा, कंडक्टिंग है। तुम किसी को छुओगे ना तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कंडक्शन पढ़े होगे बेटा, छोड़ो ये टॉपिक और आते हैं अगला बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भाई, ओम्स ने भी काफी भसड़ मचा के रखा था। ओमोआ, यूपी में अपनी भाषा में बोलते हैं ओमोआ, ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक बेटा, ओम्स लॉ की जो पहली कहानी है बेटा, पहली कहानी यही है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक बेटा, एट रूम टेम्परेचर की बात करता है ये बंदा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर कोई वायर है, अगर कोई वायर है लाइक दिस और जिगजैग कर देते हैं। अब देखो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक बेटा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, करंट इसमें से आसानी से फ्लो हो जाएगा कि इसमें से आसानी से फ्लो हो जाएगा? करंट को छोड़ो, गोली मारो। आओ पानी का सिस्टम ले लेते हैं। वाटर, वाटर सबने फील किया होगा भाई। वाटर देखे होगे बचपन में खेतों में, नहीं देखे होगे तो पिक्चर में देखे होगे यार किसी न किसी। ठीक बेटा, अब देखो तुम बताओ, पानी इसमें से अच्छे से फ्लो करेगा कि इसमें से अच्छे से फ्लो करेगा? पानी इसमें से अच्छा फ्लो करेगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा लीनियर है, लीनियर मतलब सीधा है, ठीक है। बट इसमें देखो कितने जिगजैग है। पानी आएगा, ऐसे टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा बेटा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर। मतलब सोचो कितना प्रेशर उसको लगाना पड़ेगा। देन बेटा ये टेम्परेचर का पूरा खेला है। अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से तुम बढ़ाते चले जाओगे बेटा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जब वायर पिघल जाएगा बेटा तो उसका शेप चेंज होगा, और शेप चेंज होगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, स्लो हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया बेटा तो हीट एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब सब कुछ वाइस वर्सा है। अगर करंट की इंटेंसिटी स्लो हुई तो हीट एनर्जी, सॉरी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, तो हीट एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हारा वायर पिघलिंग हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग था, ठीक है। इसके बाद बताते हैं अभी ओम्स लॉ क्यों इसने बोला, मतलब रूम टेम्परेचर पे। ठीक बेटा, तो ये कहानी तुमको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन्होंने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब सर इसका क्या मतलब? हमेशा ही डायरेक्टली और एक्टली आता है, यूनिवर्सली आता है, हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। अरे बेटा पल्ले पड़ेगा ना, आई एम हियर डोंट फियर, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, देने का। देखो बेटा इतना अपने जहन में बिठा लो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब करंट को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं करंट। अच्छा, अब तुम पोटेंशियल से मतलब ये समझो ना कि फिजिक्स क्लास 10th में तुम जो भी पढ़ रहे हो बेटा ना, तो समझ लो सब कुछ बैटरी से ही पढ़ रहे हो। अभी एसी करंट नहीं आया। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और मतलब बेवफा करंट। कहोगे सर ये बेवफा क्या है? बेटा देखो ना, ये हर सेकंड में इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। सेकंड मतलब एक सेकंड में लगभग 50 बार चेंज हो जाती है बेटा। जू 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 जू, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब कितनी बार चेंज हो जाएगा बेटा, तुम देखते रह जाओगे बट देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ना समझो ना मैं क्यों बोल रहा हूं। और डीसी करंट बेटा, डीसी करंट लाइक दिस, कांस्टेंट की तरह, जैसे तुम कांस्टेंट चलते हो, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी कहोगे कमेंट करके, देख लो पढ़ने के लिए बोल रहा है, खुद तो पढ़ाता नहीं, पढ़ने की बात बोल रहा है। अरे बेटा आ गए हैं, पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, सारा व्यवस्था कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ समझ में आया। अच्छा एक और फील दे दे क्या? आओ एक और फील देते हैं, मजा आ जाएगा। अभी कहोगे कि यस सर, चलो बेटा एक बैटरी लगा देते हैं बेटा। बैटरी का साइन पता है ना, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है बेटा। अब तुम देखो, पहले तुमने 10 वोल्ट लगाया बेटा, ठीक, एक बल्ब लगाया था। अब बल्ब इधर बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कनेक्शन यहां से कर दें, लो कनेक्शन आ गया यहां से, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लग गया, ठीक है। कहोगे बहुत स्टाइलिश बनाए थे। अब यार ऊपर बनाना पड़ता हमको, इसलिए यही बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 वोल्ट का बैटरी लगाए थे बेटा, और 1 घंटा ये चला, ठीक। मैंने क्या किया, फिर बैटरी चेंज किया, 20 वोल्ट का लगाया बेटा। तो फिर कितना चलेगा, 2 आवर्स चलेगा ना, चलेगा।
टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल बढ़ाते ही टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में अगर 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया जाए बेटा तो क्या चलता है, खाली लाइट चलता है। और इन्वर्टर वाला, ट्यूबलर वाला बैटरी बड़ा लगा दे बेटा, टीवी चलता है कि नहीं चलता है, चलता है ना। कभी 12 वोल्ट वाले से नहीं चलता बेटा। हम लोग छोटे छोटे रहते थे जब 10th क्लास में पढ़ते थे बेटा, तो उस समय हमारे पिताजी एक बैटरी ला के हमको दिए थे पहली बार। तब लाइट का कोई व्यवस्था नहीं था, लालटेन से इजाद मिला था हमें, और पहली बार वो रोशनी जगमगाई थी बेटा, ट्यूब लाइट से पढ़ने का मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमारे पिताजी से। ठीक है, तो उसी तरीके से तुमको वही चीज एहसास करा रहा हूं बेटा। एक लाइट जलती थी, उसी में सब भाई बहन बैठ के पढ़ते थे। और उसके बाद क्या हुआ, एकाएक कुछ सालों बाद फिर मेरे घर में इन्वर्टर आया बेटा, तो मुझको लगा तो अभी लाइट सारी जलने लगी है, घर में टीवी भी चलने लगा, पंखा भी चलने लगा। तो सोचो बेटा, पोटेंशियल बढ़ा तो तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया बेटा। ठीक है, इसीलिए बेटा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए तो अपने घर की कहानी याद कर लेना बेटा, तो तुम्हें कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बेटा, अब बात आई कि अच्छा हाँ, एक चीज और है, अगर पोटेंशियल कम करोगे तो कम भी होगा, इतना भी समझो। अरे जैसे तुम ऊपर बढ़ रहे हो बेटा, 20 वोल्ट लगा दिया, कम करोगे तो कम हो जाएगा ना, करंट कम हो जाएगा ना। ठीक है, उसी तरीके से बेटा। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं बेटा, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका नाम है रेजिस्टेंस। गलत लिख दिया भाई, रेजिस्टेंस। अब बेटा ये नया बवाल क्या आ गया सर कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो बेटा, ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है किसके बीच में, फ्लोइंग ऑफ करंट के, उसके डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। जैसे तुम अगर मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो तो पक्का तुम्हारे क्लास में कोई लड़का होगा, कहेगा सर ये रट्टू तोता है, सर ये रट देता है, पूरा फिजिक्स रट देता है, पूरा मैथ रट देता है। ये नहीं समझेगा कि उसके पीछे उसने मेहनत किया है। उसी तरीके से बेटा, जैसे करंट बढ़ने की कोशिश करता है, उसी तरीके से इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लोइंग ऑफ करंट। ये क्या करता है, फ्लोइंग ऑफ करंट को क्या करता है, उसके फ्लो को रुकावट कर देता, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है बेटा। तो ये रेजिस्टेंस का यही काम होता है। ठीक है, अभी और इसको और एग्जांपल देके आपको और अच्छा बताएंगे। ठीक बेटा, तो अब एक क्वेश्चन, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बेटा ये है कि R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा बेटा। देखो ये मल्टीप्लाइंग था, इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा, यही लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिख दिया बेटा। अब देखो क्वेश्चन पूछता है क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि करंट पे डिपेंड करता है। अब बच्चों का आंसर क्या होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर करंट पे डिपेंड करता है। बेटा ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता है। सर ये कैसे, जरा समझाइए, कैसे पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करेगा, कैसे। पहली बात तो देख लो, समझ लो बेटा कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट मतलब समझते हो क्या, अरे बेटा देखो, अभी रात है, रात में सोओगे जाके, जब सुबह उठोगे भगवान ने तुम्हें 5 उंगली दी थी, क्या सुबह उठोगे 6 होगी क्या, नहीं ना, 5 ही रहेगी ना बेटा। जो चीज बदला ना जा सके ना उसको बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब तुम अब इसी हाथ पे डांस करो, चाहे इस हाथ पे कुछ भी दिखाओ, कुछ भी करो ना, इस हाथ में 5 उंगली से ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, उतना ही रहेगा। हाँ, कम कर सकते हो, एक लब्बे बन सकते हो, एक अंगूठा मेरे को भी दे सकते हो। ठीक है ना, मेरे को ना चाहिए, नहीं तो कहोगे बस हो गया। ठीक, वीडियो नहीं देखना, लाइक नहीं डिसलाइक करेंगे, अभी कमेंट भी नहीं करेंगे सर के वीडियो पे। ठीक है बेटा, चलो देखो कैसे डिपेंड नहीं करता बेटा, ये देखते हैं। तो पहले लिखेंगे R इज इंडिपेंडेंट। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है भाई। इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। ठीक बेटा, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, मतलब ना ही R ना ही V पे डिपेंड करेगा ना I पे। क्या सर इसको आप प्रूव कर सकते हो? यस बेटा, आई कैन डू एवरीथिंग, खाली पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक बेटा, एक प्यारा सा बल्ब बना देते हैं, एक सर्किट बनाते हैं बेटा, मस्त एकदम समझ में आएगा, झक्कास वाला, प्रो लेवल पे आएगा। ठीक है, देखो पहला कंडीशन हमने लिया बेटा, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया बेटा। तो तुमको हमने बताया था बेटा, अगर 10 वोल्ट का बैटरी लेंगे तो 10 एम्पियर क्या होगा, करंट होगा कि नहीं होगा, 10 एम्पियर करंट भी होगा बेटा। तो 10 वोल्ट बैटरी लिया, 10, देखो ना यहाँ समझाया था बेटा, तो जितना पोटेंशियल होगा उतना ही करंट होगा कि नहीं। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल लिया तो 1 एम्पियर क्या होगा, करंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था कि 1 वोल्ट का एक चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो कितना होगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा यहाँ भी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक बेटा, अच्छा एक बात बताओ, मान लो 2 वाट का बल्ब है बेटा।
अच्छा एक चीज देखो, जो ये बल्ब है ना बेटा, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है भैया। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब लाइक ये रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। किसकी तरह है, रेजिस्टेंस की तरह। अब 2 वाट का हमने बल्ब लगा दिया बेटा, ठीक है, और जूम लाइट जल गया इस तरह। ये देखो ना, ये बैटरी लगाया, 10 एम्पियर का करंट गया, ये गया 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 गया, जूम जल गया तुरंत, ठीक है। अब ये लाइट जल गया बेटा, लेकिन हमको यहाँ पे कोई चैन नहीं मिला, हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है बेटा। दूसरा केस लेते हैं, इसी में दूसरा केस लेते हैं और यहां बता देते हैं सर 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया बेटा। अब करंटवा भी कितना हो जाएगा, करंटवा भी 20 एम्पियर का हो जाएगा बेटा। क्या अब बताओ, क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि क्या ये बल्ब का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब लाइट और बढ़ जाएगा क्या सर, या घट जाएगा, या सेम रहेगा। तो भाई कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ क्या सभी बोलते हैं कि सर बल्ब जल गया वो तो उतना ही जलेगा, मतलब इसकी एक फिक्स कैपेसिटी है बेटा 2 वाट की। अगर ये 2 वाट का है बल्ब, ये रेटेड होता है बेटा 10 वाट का है या 2 वाट का है 50 वाट का है, जितने वाट का रेटेड होगा उतना ही जलेगा। अगर तुम इंटेंसिटी कम करने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज हो जाएगा, या इंटेंसिटी बहुत बढ़ाओगे तो क्या कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा बेटा। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा धीरे तो हो जाता है, बेटा धीरे होता है, बट तुम 10 मिनट जला के देखो नहीं फ्यूज हो गया तो बताना मेरे को बेटा। और थोड़ी देर बहुत तेज जला दो, देखो ऐसे करेगा चुक, ये ऐसे करेगा चुक, इस तरह करेगा बेटा, फ्यूज हो जाएगा तुरंत, मतलब जो उसका फिलामेंट होता है बेटा टूट जाएगा, ठीक है। फिर मान लो मैंने 30 वोल्ट बढ़ा दिया बेटा, 30 वोल्ट बढ़ा दिया, 30 एम्पियर करंट हो गया बेटा, तब भी वो उतना ही इंटेंसिटी जलेगा, मतलब ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, वही कहानी उसका रह जाएगा बेटा। मतलब ये रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट है बेटा। हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, बट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा। 2 वाट का बैटरी बल्ब था, क्या हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ा, क्या 4 वाट का होगा, क्या नहीं होगा ना, तो नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, नहीं तो इसको फिर रिपीट करिएगा, फिर समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो मतलब इतना समझो, रेजिस्टेंस क्या होता है, ना ही पोटेंशियल बढ़ाने पे डिपेंड करता है, ना ही करंट बढ़ाने पे, इंडिपेंडेंट है बेटा। आर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई। अब सर बात ये फंस गया कि सर अगर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है। जैसे हमारे हाथ पे पूरी बॉडी हमारी डिपेंड करती है ना, करती है, ठीक है करती है। तो आइए बताते हैं भाई, एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है बेटा, जहां से न्यूमेरिकल बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, अभी लगाएंगे देखना इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक प्यारा सा भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद देखो बेटा यहां से एक चीज निकल के आया, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। मतलब रो को क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब सर इसका क्या काम है बेटा, समझाते हैं कि करके, पहले सबका नाम लिख दें। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा, रजिस्टिविटी बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। भाई हम लोग क्या करते हैं, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है, ठीक बेटा। अगर हम सिल्वर लगा दे तो तुम ही जाओगे रात में सारा तार काट के घर ले आके अगले दिन मार्केट में बेच दोगे। सर हमको ये समझ के रखा है, अरे नहीं बेटा दिल पे मत लो, मजाक कर रहे हैं खाली। कुछ होते हैं लोग उठा ले जाएंगे लेकिन ब्लेम किसी और पे लग जाता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बेटा डिफरेंट। अब क्या प्लास्टिक लगा देंगे बेटा, प्रॉपर्टी मटेरियल, अगर प्लास्टिक लगा देंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा क्या भाई, नहीं करेगा ना, तो नहीं करेगा, इसीलिए बेटा हम लोग गुड कंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर हमने क्या लगाया, सिल्वर लगाया बेटा, ठीक है, सिल्वर लगा दिया, ठीक है, तो खूब जू 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 लाइट जा रहा है, खूब तेज तेज तेज। मतलब जब ये क्या करता था, ऑब्स्ट्रक्शन करता था, रुकावट करता था बेटा। जब सिल्वर लगा दिया तो देखो ना करंट इतनी तेज जा रहा है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, फिर वही ना गाना चलेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई देखो ना, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। लेकिन बेटा प्लास्टिक लगा देंगे, रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं, एक भी करंट फ्लो नहीं होगा बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलेटर है बेटा। इंसुलेटर है तो मतलब रेजिस्टेंस एकदम 100% हावी हो गया। इसलिए मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। रो बहुत काम का चीज है बेटा। अब देखो लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
बेटा देखना, इसको डायग्राम से समझाऊंगा, एकदम झक्कास समझ में आने वाला। ठीक है, देखो पहले लेंथ को छेड़ते हैं। मतलब यहां से क्या रिलेशन आया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बेटा, और यहां पे रिलेशन आएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अच्छा, तुमको हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे वहां पे था, देखो बेटा, इसीलिए मिटाया कुछ भी नहीं है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i था या i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v था। इसी तरीके से बेटा इनवर्सली का जब रिलेशन आता है तो अगर इनवर्सली में ये वाला बढ़ाएंगे बेटा तो ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया को अगर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इतने से बात नहीं बनने वाली है बेटा, इसको मैं तुमको फील कराता हूं। बस देखो, दो वायर लिया बेटा, एक एल लेंथ का लिया बेटा और एक 2l लेंथ का लिया। ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है बेटा। ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। अब यहां हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा, यहां पे लिखते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस और हीट एनर्जी, हीट लिख देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहां भी लिख देते हैं हीट। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे बेटा। अब तुम ही बताओ कि करंट इसमें जल्दी फ्लो कर जाएगा कि इसमें जल्दी फ्लो कर जाएगा। अच्छा, एक बात और याद कर लो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट तुमको फील के लिए बता देते हैं। किसी भी कंडक्टर पे बेटा, किसी भी कंडक्टर समझ रहे हो, तुम्हारे घर में वायर लगा होता है, एसी वाला तार लगा होता है बेटा, या कोई भी वायर कनेक्शन होता है वो लगा होता है बेटा। उसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर होता है बेटा, पर क्यूबिक मीटर। सोचो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, इतना छोटा सा, मतलब इतने छोटे से एरिया में इतना सारा इलेक्ट्रॉन बेटा, सोच लो। ठीक है, तो सोचो अगर मैं बोलूं कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा बेटा ना, तो फिर सोचो तुम लड़ाई झगड़ा करते हुए जाएगा। अरे लड़ाई झगड़ा मतलब बेटा कि देखो ना, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जू 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 ये गए, ठक 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 लड़ते चले गए बेटा। मतलब इतने बार टकराएंगे ना, कोलिजन होगा तो बेटा क्या होगा, हीट एनर्जी बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर होगा कि नहीं, घीसिंग बहुत तेज क्या होगा, फ्रिक्शन होगा बेटा। एक टाइम था फ्रिक्शन करके ही हमने क्या पैदा कर दिया था, आग। हमारे पुराने आदिवासी क्या पैदा कर दिए थे, आग पैदा कर दिए थे बेटा। वही आग यहाँ भी लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएं, सर बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो दिखते नहीं है बेटा, मास होता है ना उसका, मैंने बोला था 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम बेटा होता है। तो कुछ तो मास होता है, एग्जिस्ट होता है ना, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। और एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं बेटा, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है बेटा। तो उसी तरीके से जब इसमें टकराएगा बेटा तो क्या होगा, सबसे जल्दी लड़ाई झगड़ा करके किसमें से निकलेगा, इसमें करके निकल जाएगा बेटा। बट इसमें लड़ाई झगड़ा करते करते इसको टाइम क्या लगेगा, अगर मान लो यहाँ टाइम टी लग रहा था, यहाँ 2t टाइम लगेगा, क्योंकि बेटा क्या है यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार बेटा देखो ना, लेंथ कम है तो इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे बेटा इसमें, तो जब इंटर करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा करके, कोलिजन करके जल्दी निकल जाएंगे बेटा। तो कम हीट एनर्जी बढ़ेगा, मतलब फ्लो जल्दी कर जाएगा। और इसमें से देखो बेटा ना, अच्छा बताओ ना, तुम सिंपल बहुत छोटा सा सुरंग है उसमें से जल्दी निकल जाओगे, बड़ा सा सुरंग है बेटा उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो बेटा तो एक चीज देखो ना, करंट इसमें ज्यादा फ्लो करेगा कि नहीं, इसमें कम फ्लो करेगा कि नहीं करेगा बेटा। ठीक है, करेगा ना। तुम देखो ना, जब बहुत लंबा वायर घर में दौड़ा दो ना, तो तुम देखो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कहीं ना कहीं हो जाता है, 6 महीना 2 महीने पे पक्का हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा वायर दौड़ा देते हो, बहुत पतला वायर होता है, तो देखो कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेटा। ये रियल फील है, तुमको कहीं कहीं फील हुआ होगा जरूर, नहीं हुआ तो एक बार सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो बेटा। अच्छा तुम बताओ, अगर मैंने बोला था क्या होगा, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा बेटा, और करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहाँ कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरे केस में देखो कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, जब आपस में टकराएंगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, हीट एनर्जी बढ़ेगी बेटा। हीट एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगा, मतलब हीट एनर्जी बढ़ेगी बेटा तो गर्मी पैदा होगा। जब गर्मी पैदा होगा बेटा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा बेटा। उसी तरीके से यहाँ पे करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो हीट भी कम हो जाएगा। अब देखो इस, आई होप इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर इसमें भी केस लेते हैं बेटा, तो इसमें भी 2 केस परफॉर्म करते हैं।
ये बना लिया, ठीक बेटा। और इसी तरीके से यहाँ बना लिया। इस बार लेंथ सेम है बेटा दोनों का, लेकिन एरिया ए है, इसका एरिया कितना है 2a है बेटा, मतलब एरिया डबल हो गया। एरिया डबल हो गया, फिर से बेटा वही चीज लिख लेते हैं, करंट रेजिस्टेंस और हीट एनर्जी, और करंट रेजिस्टेंस और हीट एनर्जी लिख लेते हैं, तीनों लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो तुम बताओ ना, तुम्हारे घर में एक ट्यूबलाइट लगता है बेटा, छोटा सा ट्यूबलाइट लगता है, तो क्या होता है, पतला सा तार लगा देते हैं हम लोग, करंट फ्लो कर जाता है, वो जल जाता है। बट क्या एसी एयर कंडीशन में बेटा पतला तार चलेगा क्या? बोलोगे जो आता है लाइन वाला आता है कनेक्शन वाला, वो क्या करता, कहता भैया मोटा तार लाना, ठीक है। मोटा तार लाना मतलब कि उसमें क्या होगा, पतला तार नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा क्या पतला तार? बेटा उसमें भी लग जाएगा, बट सोचो तुम ना, उसका कितना मुंह बड़ा है एसी का, मतलब उसको पावर कितना चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब 1000 वाट चाहिए एनर्जी, 1000 से 1200 वाट एनर्जी चाहिए, और ट्यूबलाइट को 10 वाट चाहिए बेटा। सोचो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा तुम बताओ ना, ज्यादा खाना चाहिए तो मुंह भी बड़ा होना चाहिए ना, जैसे बड़ा जानवर होता है बेटा, उसको ज्यादा खाना होता है तो उसका मुंह भगवान ने क्या किया, बड़ा बना दिया। बट कहोगे तुम पतला तार लगेगा तो नहीं चलेगा, चलेगा बेटा, लेकिन इतना ज्यादा उसको नीड है ना एनर्जी की, एक साथ इतने सारे एनर्जी बुलाएगा वो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा, और जब बहुत ज्यादा कोलिजन होगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी एक का एक बढ़ जाएगी बेटा, इतना ज्यादा हीट एनर्जी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा वायर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब आग लग जाएगा बेटा। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि 25 एम्पियर का वो वायर लाना बेटा, और बढ़िया वाला बढ़िया कंडीशन वाला, वो बढ़िया कंपनी का वायर लाना, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा फूकेगा नहीं, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसीलिए बेटा देखो 2 एरिया, मतलब तुम पानी का एग्जांपल ले लो यार, इसमें से देखो ना, इसमें से कम पानी जाएगा, इसमें से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसका एरिया देखो ना, इसका मुंह बड़ा है, मुंह बड़ा है तो क्या होगा बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इसलिए एसी में लगाते। मतलब क्या हुआ कि यहाँ करंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपैरिजन, इसमें क्या होगा बेटा, कम होगा। तो तुम देखो करंट अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ करंट कम है बेटा तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब बेटा इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना तो कोलिजन बहुत ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी हीट क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसको नोट करिए पॉज करके, देन मैं मिटाता हूं इसको। अभी पूरा ओम्स लॉ खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी ग्राफ भी बचे हैं इसमें। ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूं, इसको नोट करिए फिर मैं मिटाता हूं। ठीक है, पॉज करके नोट करिएगा, मिटाते हैं। ओके, तुम पास हो तुम क्या, अब मैं पूरा मिटा देता हूं बेटा, कुछ चीजें देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बेटा, V इक्वल्स टू I इंटू आर, और हमने एक फॉर्मूला और क्या पढ़ लिया, R इक्वल्स टू बेटा रो इंटू एल बाई ए। देखो रिलेशन यहां से क्या निकला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक, अब देखो बेटा ये हो गया हमारा पूरा ओम्स लॉ हो गया। अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस का यूनिट भी पूछता है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका ओम। अच्छा, रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, अब बहुत बच्चे इसको रटे होते हैं, बोल देते हैं उसका यूनिट, बट बेटा मैं कैलकुलेट करके तुमको दिखाता हूं कि कैसे यूनिट भी निकालते हैं। हमको रटना नहीं है, रटना मना है बेटा। ठीक है, तो देखो रजिस्टिविटी का निकालेंगे बेटा, रजिस्टिविटी को एक साइड लाते हैं। देखो रजिस्टिविटी को यहां लिख लिया बेटा। अब देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा, ऐसा बोला गया है मैथमेटिक्स में कि बेटा बीच में अगर इक्वल टू हो तो हम लोग दोनों साइड क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो ए को क्या करेंगे, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, तो R इंटू ए हो गया बेटा, और जो मल्टीप्लाई में होता है जो नीचे चला गया वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखना बेटा यहां से R का यूनिट हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ओम को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी। ठीक है, 2R बना, उसका पैर थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया बेटा, ओम मीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे ओम मीटर। ठीक बा, ठीक बा।
देखो बेटा ये हो गया। अब देखो हम लोग एक ग्राफ पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम्हें कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पूछेगा बेटा तो इतना समझ लेना हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। किस तरीके से समझाते हैं, आओ इसको तुमको मान लेते हैं V और इसको मान लेते हैं बेटा I। अब तुम देखो हमने 10 वोल्ट लिया था बेटा, यहाँ आ गया क्या 10 एम्पियर, ठीक बा, जूम 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 जूम, ये ठीक। अब देखो बेटा अगला हमने माना 20 एम्पियर और यहाँ क्या ले लिया 20 वोल्ट बेटा, ये ऐसे गया ऐसे आ गया, ठीक। अब देखो फिर हमने लिया यहाँ पे बेटा 30 एम्पियर और इधर ले लिया 30 वोल्ट ले लिया बेटा, तो ये ऐसे आया, ठीक, सीधे सीधे बन जाए बेटा तो अच्छा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा हो गया, अब इसको लाइन मीट कराते हैं, जूम 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 जूम, ठीक है। और आगे चाहो तो बढ़ा भी सकते हो इसको, लाइक दिस, ठीक है, 40 वोल्ट और 40 एम्पियर बेटा, ठीक है, ये हो गया पूरा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी हो बेटा फिजिक्स में रट डालो इसको, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ाएगा तो करंट बढ़ेगा, तो इसकी लाइन कैसी बनेगी, सेम बनेगी, ठीक है। ये तुमको याद दिलाएगी, वेक्टर की क्लास 11th में जाओगे बेटा, हमारी बात याद रखना, तुमको वहां वेक्टर की याद दिला देगा। एक बंदा 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक बंदा 5 न्यूटन से इधर, न हम इधर बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे किधर, इधर की तरफ बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। न हम इधर बढ़ेंगे ना इधर बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे, जूम 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 ऐसे, क्योंकि इधर भी सेम यूनिट से खींच रहा है, इधर भी सेम यूनिट से खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर भी कभी खींच के देख लेना तुम, सामने की तरफ बढ़ोगे, ये भी देखो इधर से बढ़ किधर रहा है, इधर की तरफ, ठीक बेटा। ये पूरा ओम्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेटा, जो क्वेश्चन आता है ये 100% बोर्ड में आएगा बेटा, और इसको हम बताते हैं, तुमको मजा आने वाला है, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बेटा। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। एक वायर है बेटा, ये लाइक दिस, जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक बेटा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मेल्ट कर देते हैं, इसको मेल्ट कर देते हैं और रीकास्ट करते हैं, ठीक, रीकास्ट करते हैं बेटा, ठीक है। रीकास्ट करते हैं, जब मेल्ट करेंगे बेटा तो रीकास्ट होगा, ठीक है। रीकास्ट थोड़ा इसको और लंबा बना लो, अच्छा लगेगा, लाइक दिस, ठीक है। इसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रो है, ठीक है बेटा। इसको मेल्ट किया और इसका साइज क्या कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, मतलब लाइक दिस। ये ऐसे था बेटा, तो देखो जैसे ये मार्कर है, ये जूम, इसको मोड़ के आधा कर दिया मैंने, मतलब ऐसे देखो ना, अब तोड़ेंगे थोड़ी ना, ऐसे देखो ये है, अब इसको तोड़ के आधा हमने कर दिया, मतलब ऐसे मोड़ दिया ऐसे, ठीक है। जैसे मोड़ दिया तो बेटा सामने से कैसे दिखेगा, लाइक दिस, इस तरह दिखेगा, ये देखो जूम, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बेटा, मेल्ट कर दिया और इसको रीकास्ट कर दिया बेटा, तो कुछ ऐसा बनाओ। इसको देखो, तोड़ा ऐसे तोड़ा, ऐसे बन गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब ये पूरा क्या हो गया, एक क्रॉस सेक्शन मिलके बन गया, एक क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब बोलना कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। एक वायर था L लेंथ का, जिसका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रो था, रेजिस्टेंस R था, उसको मैंने मेल्ट किया एट अ सर्टेन टेम्परेचर बेटा, और रीकास्ट किया, ऐसे लैंग्वेज में लिख के आएगा तुम्हें, ठीक है। और वो क्या हो गया, इट्स हाफ, इट्स ओरिजिनल साइज का क्या हो गया, अपने ओरिजिनल साइज का क्या हो गया, हाफ हो गया। अब बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो बेटा तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे मैं लगा रहा हूं यही पैटर्न फॉलो करना, बता रहे हैं फिजिक्स की कसम बेटा, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। डोंट फियर, आई एम हियर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू L बाई ए। अभी ताजा ताजा फार्मूला पढ़ा है बेटा, बासी भी नहीं हुआ है, ठीक है, ताजा ताजा फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बेटा, क्योंकि R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, रो क्या है, ये है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी यही है, ठीक बेटा। अच्छा अब बात आती है बेटा, जब इसको मेल्ट किया गया बेटा और रीकास्ट किया गया, इसको जस्ट इस लेंथ का हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो बेटा पहले लेंथ L था, अब क्या हो जाएगा, आधा हो गया, मतलब L/2 होगा कि नहीं, कोई शक करने वाली बात है क्या, नहीं ना।
अब देखो लेंथ ए था बेटा, ये देखो लेंथ पतला सा जूम इतू सा था, इसको मोड़ दिया बेटा तो लेंथ डबल हो जाएगा कि नहीं बेटा, इसी को एक और यहीं पे और लगा दें ऐसे तो डबल हो गया कि नहीं बेटा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा बेटा, ठीक है, एरिया 2a हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 इसी तरह लाइन खींचना बेटा, ऐसे ही लगाना, कोई नंबर नहीं काटने वाला मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे r डैश लिख देंगे बेटा, न्यू रेजिस्टेंस रो। अब देखो लेंथ इसका क्या है, लेंथ यही वाला फार्मूला होगा, रो इंटू एल बाई ए ही होगा बेटा। तो देखो लेंथ क्या हो जाएगा l बाई 2 सॉरी, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है बेटा। तो देखो l बाई 2 है बेटा, ये भी डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अगर जिसको ऐसे ना समझ में आए तो मैथमेटिक्स ऐसे समझ लो बेटा, 1/1 मान लेंगे, l बाई 2 है बेटा, ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है तो 2a हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, चाहे ऐसे समझो बेटा चाहे ऐसे समझो, ठीक है। तो r डैश क्या हो गया 1/4 को साइड में लेके आओ बेटा, रो इंटू l बाई a। अब बेटा क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा, तो r डैश क्या हो जाएगा 1/4 बेटा, और रो इंटू एल बाई ए की जगह क्या लिखेंगे r लिखेंगे बेटा, मतलब पहले से क्या हो गया रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 गुना कम हो गया। तुम देखो ना अगर ऐसे लिखो इसको बेटा, r डैश इक्वल टू r/4, मतलब देखो बेटा इनवर्सली का रिलेशन आ गया। पहले रेजिस्टेंस क्या था यहाँ पे ज्यादा था कि नहीं, ध्यान थोड़ा लगाओ ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, करंट किसमें से ज्यादा जाएगा, इसमें से ज्यादा जाएगा बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो कम है तो इसमें करंट क्या जाएगा कम जाएगा, तो कम जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, मतलब पहले रेजिस्टेंस कितना था r था, अब कितना हो गया r/4 हो गया बेटा, मतलब 4 गुना कम हो गया रेजिस्टेंस, इसमें नया रेजिस्टेंस आ गया बेटा r/4, ठीक है। किसी को ऐसा जो ना समझ में आया हो, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से कैसे करना, जो प्रोसीजर मैंने अपनाया सेम ही प्रोसीजर आपको भी अपनाना है बेटा। अब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्या करेगा बेटा, यहाँ पे लिख देगा r की वैल्यू कितनी है 2 ओम है, तो बेटा बस ले लो, देखना अभी ध्यान से देखना, 2/4 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 बोले तो बेटा 0.5 एम्पियर सॉरी ओम आया कि नहीं आया, वैल्यू से आया नहीं। देखो पहले कितना रेजिस्टेंस था 2 ओम था, अब कितना हो गया रेजिस्टेंस 0.5 का 4 गुना कम है कि नहीं भाई, 0.5 0.5 0.5 0.5 बेटा 4 गुना कम हो गया कि नहीं हो गया, वैल्यू से भी मैंने दिखा दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा इसमें वैल्यू रख देगा, वैल्यू रखेगा तो बेहिचक बेटा एल के जगह वैल्यू रख देना, ए के जगह रख देना, बस तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक बेटा। तो देखो ना प्रूव होके दिखा दिया, सिंपल जैसे मैंने किया, पहला इक्वेशन है ऐसे ही मानना, जो क्वेश्चन में बोलेगा बेटा उसको एज इट इज लिख देना, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया उसको लिख देना बेटा, ठीक है। और यही पैटर्न बनना, इससे कोई अलग पैटर्न नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। और फिर क्या किया कि दूसरा इक्वेशन r डैश बनाया, जैसे जैसे बोला था, अगर वायर को मोड़ दिया बेटा तो मतलब लेंथ आधा हो गया, और लेंथ आधा होगा मोड़ेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा बेटा, जब बढ़ जाएगा तो जे गाड़ी बनेगा हमारा 2a बनेगा बेटा, और ये इक्वेशन आ जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। रात के 12:30 बज रहे हैं, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो शूट हो चुका है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। जल्दी बेटा लाइव भी आएंगे आप लोग के लिए, अभी मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स है नहीं, वो इक्विपमेंट्स जैसे ही हमारे पास एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड होंगे बेटा, तुरंत लाइव भी आएंगे, और पूरी रात हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे दिन में आप लोग को कोचिंग में मैं पढ़ाऊँ और रात में ऑनलाइन भी आके पढ़ाऊँ, जितना हो पाता बोर्ड तक बेटा फुल ऑफ मेहनत करेंगे, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, आई एम हियर डोंट फियर। अभिषेक फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। लास्ट टाइम पे बेटा हमें एक एक एनर्जी को अपने टूवर्ड्स द बोर्ड के डायरेक्शन में मोड़ देना है बेटा, कोई डाइवर्जन मेरे को नहीं मांगता, ठीक है। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, बोर्ड का क्या है तुम्हारे ऊपर दबाव है, दबाव से दबना नहीं है बेटा, दबाव में हर एक खिलाड़ी क्या होता है निखरता है, और तुमको निखर के आना एक शेर की तरह बेटा।
द सक्सेस स्टार्ट विद जीरो। अगर अभिषेक जायसवाल कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। और अभिषेक फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी है तो मेरी क्या होगी, इससे डबल होगी बेटा। अगर मैं डबल लगा सकता हूं, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर मेरी एनर्जी बढ़ेगी बेटा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी ही बढ़ेगी। झुकने नहीं दूंगा कहीं बेटा, ठीक है। जितना हो पाए दिन भर पढ़ाऊंगा, रात भर पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। बस तुम ये इस एनर्जी को खाली अडॉप्ट करते जाओ, मेरी गारंटी है तुम #99 से नीचे नहीं जाओगे बेटा, ठीक है। और नॉलेज रखो बेटा, नंबर अपने आप आ जाएगा। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बेटा कि एक वायर है बेटा, ठीक है, L लेंथ का है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस इस बार 5 ओम ले लेते हैं या 6 ओम ले लेते हैं। इवन नंबर रखते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगा। और रो ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको मैंने स्ट्रेच किया, ठीक बेटा। स्ट्रेच मतलब खींचा, ये खींचा, ऐसे खींचा बेटा तो क्या होगा, लाइक इस तरह बढ़ गया बेटा। ये देखो इस तरह देखो वायर है, ऐसे खींचा, ऐसे खींच के बड़ा कर दिया बेटा, तो कितना हो गया 2L लेंथ हो गया बेटा। अच्छा एक चीज और देखो, इसके क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया में और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कम है कि नहीं। अरे आटा कभी सानने हो बेटा, खाना ना बना लिया करो, ले को सान लिया, ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन कर, ये देखो ऐसे खींचा और क्या हुआ, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया बेटा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया बेटा, पहले A था, अब कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा कि नहीं, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेंथ L था बेटा, 2L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो वही रहेगा बेटा। अब क्या आटे को खींचोगे तो कुछ आटे से रोटी बन जाएगा क्या, अरे पकाओगे तब बनेगा ना। तो क्या होगा, रजिस्टिविटी वही होगा बेटा। फिर वही कहानी स्टार्ट करते हैं और फिर वही कहानी स्टार्ट करेंगे। R इक्वल टू रो इंटू L/A बेटा, ठीक है। और इस बार हमने रेजिस्टेंस को कितना लिया है, 6 ओम लिया है बेटा। फिर उसी तरीके से शुरू करेंगे। और केस 2 बेटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, इसको लगा लोगे भाई, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनने ही वाला नहीं है। R डैश इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक बेटा। तो R डैश रो तो सेम ही रहेगा बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं चेंज होने वाला है। और लेंथ इस बार L की जगह क्या हो जाएगा, इस बार 2L हो जाएगा। और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, A/2 हो जाएगा। बस मैथमेटिक्स लगाने का। और ये देखो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा बेटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। तो इसको साइड में कर लेते हैं, 4 इंटू रो इंटू L/A। फिर से बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 तो बेटा क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू 4 बेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A कितनी है वैल्यू बेटा, 6 ओम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 रो इंटू L/A, रो इंटू L/A कितनी है, 6 ओम है बेटा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा कि नहीं। कोई शक करने वाली बात है क्या, नहीं है ना बेटा। तो तुम देखो ना, पहले जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था तो रेजिस्टेंस कितना था, 6 ओम था। खींचा इस तरह खींचा तो रेजिस्टेंस कम हो गया बेटा। रेजिस्टेंस कम नहीं हुआ बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया मतलब कोलिजन क्या होगा, ठक 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 बहुत ज्यादा होगा बेटा। कोलिजन बहुत ज्यादा होगा, हीट एनर्जी बढ़ेगा। जब हीट एनर्जी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा बेटा। कितना बढ़ेगा, देखो ना, उधर 6 ओम था, इधर कितना आ गया बेटा, 24 ओम आ गया कि नहीं, 4 गुना बढ़ गया सम इस तरीके से। तो बेटा देखो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेटा। ये एनर्जी मेरी ना कहीं फेल होने वाली नहीं है, तुम्हें लगेगी, इधर लगेगी और तुम मेहनत करोगे बेटा, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है बेटा, नोट करो इसको, जल्दी से पॉज करके नोट करो इसको। मैं उड़ाता हूं तुरंत, क्योंकि इसके बाद नया टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा। आज खत्म कर देना करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक टॉपिक बच जाएगा बेटा, क्योंकि काफी रात हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। सो इस वजह से मैं छोटा छोटा चाहता हूं बनाऊं, लेकिन जितना मेरा टारगेट है बेटा कि जो टॉपिक पढ़ाए ना उसके बाद इंडस्ट्री खत्म, उसके आगे कुछ भी ना बचे बेटा। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। कैसे कैसे जीऊं मैं कैसे, फिजिक्स के बिना। देखो भाई मुझे गाना वाना नहीं आता, बट फिजिक्स की धुन आती है बेटा। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
थोड़ा सा गला खराब है बेटा, बट आई एम वेल ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार आपके लिए खड़े होने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम ये है कि सवेरे से उठ के दिन भर पढ़ाना है, रात में पढ़ाना है, तो बेटा पूरा गला चोक कर जा रहा है। बट मैं तब भी कोशिश कर रहा हूँ, गर्म पानी ले रहा हूँ बराबर। आप भी लोग गर्म पानी लेते रहिए, ठंडी से डरिए नहीं, ठीक है। ये बहानेबाजी छोड़िए, एकदम से खुल के निखर जाओ यार, कुछ करके दिखाओ वीर, तुम बढ़े चलो, कुछ करके दिखाना है हमें, ठीक है। चलो भाई, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है, ठीक बेटा। स्पेलिंग कहीं गलत हो जाएगा तो माफ करना। देखो बेटा, सीरीज बनाते हैं जू 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 जू, थोड़ा सा उल्टा हो गया, बस सही है। ये प्यारा डायग्राम हमारा तैयार हो गया, और जलेबी थोड़ी ना है। अगला डायग्राम बेटा पैरेलल के लिए, ये जू 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 जू। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। देखो तुम अपनी जीत की पटकथा तभी लिख सकते हो जब दुनिया सोए तुम जगो बेटा। और एक चीज और, मेरी बात ध्यान देना सब लोग, आपका बोर्ड का जो टाइमिंग है बेटा 10:30 से है, तो 10 बजे से 1 बजे के बीच में बिल्कुल सोने की कोशिश मत करना, और उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करो बेटा। सच बताऊं ना तुम्हें, अगर वो टाइम को अगर संवार ले गए ना, एक 1 मंथ का टाइम है बेटा, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है बेटा ना, ये दिमाग का एक सेटअप होता है बेटा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है हमेशा, ठीक है। तो उस टाइम में बिल्कुल सोने की कोशिश मत करना, और उस दरमियान अगर तुमने पढ़ाई कर ली बेटा, तो तुम्हें बोर्ड में देखना बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां मिलेगा बेटा। और उस चीज को मिस मत करना बेटा। जो मैं कह रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनो, और इस चीज को इंप्लाई करो अपने लाइफ में, देखना बहुत मजा आने वाले बेटा। उस टाइम पे सोना मत, उस टाइम पे इधर उधर घूमने मत जाओ, उस टाइम पे कोशिश करो खाली मैं पढ़ूं, तो तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है बेटा ना, वो तुम्हें एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाएगा। उस टाइम पे स्मूथ चलेगा दिमाग में, और पेपर के टाइम में बेटा इस दिमाग का स्मूथ चलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आ जाते हैं। अब देखो बेटा, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 इसको R3, सिमिलरली इसको भी R1 R2 R3। ये पोटेंशियल हो गया B बेटा, ये पोटेंशियल हो गया B, ये हायर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक बेटा। अब देखो बेटा, ये करंट गया झू 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 झू, ये यहां गया, पहुंच गया। मतलब करंट कहां से कहां चलता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो क्वेश्चन यहां पे क्या अराइज होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है पोटेंशियल और करंट का, और यहां भी पोटेंशियल एंड करंट का बेटा। अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन तो चुटकी में कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो देखो, अब पूछेगा क्वेश्चन कि सर कि करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पोटेंशियल सेम होता है? तो बेटा देखो ना, करंट ऐसे गया, ये ठक यहां पहुंचा, फिर ठक यहां पहुंचा, ठक यहां पहुंचा, ठीक बेटा। मतलब करंट कहीं बट नहीं रहा है, ऐसे क्या लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 4 भाग में बट नहीं रहा इस बार। अगर करंट डिवाइड नहीं होगा बेटा, तो करंट को क्या लिखेंगे? सेम होगा। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। अब बेटा पोटेंशियल की बात करते हैं। जैसे देखो पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट लिया मैंने बेटा, ठीक है, 10 वोल्ट लिया। रेजिस्टेंस क्या करता है? पोटेंशियल ड्रॉप करता है या पोटेंशियल लॉस करता है बेटा। तो 10 वोल्ट गया, जू 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 जू, यहां कुछ इसने उड़ा दिया, लॉस कर दिया बेटा। मान लो इसने लॉस कर दिया 3 वोल्ट, लॉस कर दिया बेटा, तो 7 ही वोल्ट तो बचा बेटा। अब 7 वोल्ट इसको मिलेगा, इसने 4 वोल्ट लॉस कर दिया, जो बचेगा बेटा 3 ही वोल्ट बचा, मतलब 3 वोल्ट इसको भी मिला बेटा। मतलब कि अगर यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं बेटा और यहाँ 2 वोल्ट लिख लेते हैं, तो तुम देखो ना पोटेंशियल क्या हो गया, इसको ना सेम मिला, ना इसको सेम मिला, ना इसको सेम मिला। किस पे डिपेंड कर रहा था? वो क्या हो रहा था? यहाँ लॉस कर रहा था, वो एनर्जी का लॉस कर रहा था बेटा। जब फ्रिक्शन हो रहा था तो पोटेंशियल का लॉस हो रहा था बेटा। तुम देखो ना, कभी देखना कि तुम्हारे घर में इन्वर्टर जब डिस्चार्ज होता है बेटा, तो 10 लाइट थी, तुमने 2 बंद किया 8 जल रही है, फिर तुमने 2 बंद किया 6 जल रही है, फिर तुमने 4 बंद किया 2 बची, और लास्ट में सब डिस्चार्ज हो जाता। मतलब धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब पहले वाले को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, उसके बाद उसके वाले को, उसके बाद उसके वाले को बेटा। तो डिपेंड करता कितना ज्यादा वो पोटेंशियल लॉस कर रहा है बेटा, ठीक है। इसलिए देखो पोटेंशियल सेम नहीं है बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंट पोटेंशियल। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब बेटा देखो करंट गया यहां से, जूम जूम, आई करंट जा रहा था, आई यहां तक पहुंचा, और जैसे पहुंचा बेटा 3 भाग में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3। इससे भी नहीं समझ में आया तो देखो इधर पानी इधर से गया,
ठीक बेटा, अब देखो पानी ऐसे आया, जू जू जू, इधर चला गया, पानी मतलब करंट, ठीक है, तीनों तरफ चला गया, तीन डायरेक्शन में चला गया बेटा, मतलब कुछ पानी इधर चला गया, कुछ पानी इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, मतलब करंट डिवाइड हो गया, तो करंट इस बार क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा बेटा, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। अब सर सेम कैसे होगा, पोटेंशियल तो हमने सेम लिख दिया, कैसे होगा बेटा, देखो पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस पॉइंट पे एक साथ तीनों पॉइंट डिवीजन हो रहा है, देखो ना, पोटेंशियल यहाँ क्या है, V है, यहाँ क्या है, 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल है, यहाँ क्या है, लोअर पोटेंशियल है बेटा, लोअर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है, और ज्यादा है तो मतलब देखो बेटा एक पॉइंट पे तीनों को सेम ही पोटेंशियल दे रहा है, मतलब इसको भी भली भांति फील हो रहा है कि अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो सर इसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है इस बार सेम है बेटा, यहाँ देखो सेम नहीं था डिवीजन, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ देखो बेटा पॉइंट ऑफ डिवीजन सेम है, मतलब इसको भी लगेगा हमको 10 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी फील होगा कि हमको 10 वोल्ट मिल रहा है, और इसको भी फील होगा हमको 10 वोल्ट मिल रहा है बेटा, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, सेम है बेटा, इस वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बहुत हलवा सा है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंट रहे बेटा उसी का इक्वेशन बना दो, सिंपल हलवा, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, शायद फॉन्ट में दिक्कत आए, कोशिश करूंगा दिक्कत ना, इसको साइड में लिख देता हूं, आई सेम होगा और V क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये अपने जहन में बिठा लो बेटा, जो डिफरेंट है उसी को उठाना है बेटा, डेरिवेशन कभी दिक्कत नहीं आएगा, 100% बोर्ड में आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे एरो बनाओ बेटा, लिखो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक बेटा। तो यहाँ फार्मूला तुमको पढ़ा है तुमने, क्या होता है, V इक्वल्स टू IR पढ़ा है बेटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, B1 इक्वल्स टू I सेम है बेटा R1, B2 इक्वल्स टू IR2 और B3 इक्वल्स टू IR3। I क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, सेम लिखा, मतलब I का शकल नहीं चेंज होगा, सबका शकल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, तो देखो आगे, अब B इक्वल्स टू IR, अब बेटा इसको अगर एक उसमें मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जू जू जू, छोटा सा बना रहा हूं बेटा, देख लो, R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये V हो गया बेटा, ये I हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल्स टू IR होगा बेटा, तो IR इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक बेटा, IR होगा तो R इक्विवेलेंट लिख दिया। R इक्विवेलेंट मतलब समझ रहे हो ना, सबको मिला दिया, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है, सबको ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, B1 इक्वल्स टू IR1, B2 इक्वल्स टू IR2, B3 इक्वल्स टू IR3, तो आई देखो झम 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 सब कॉमन मिला, उड़ा दो बेटा, अरे थोड़ा सा आसानी से चलते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर उड़ा दिए सही में, R2 प्लस R3, I से I गया बेटा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा बेटा देखो प्लस में रहेगा तो मत डायरेक्ट काट देना, देखो मैंने कॉमन लिया बेटा, ये मल्टीप्लाई में, दो चीज अगर बीच में इक्वल हो, दोनों मल्टीपल में, तो बेटा सेम शकल के लोग हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रिलेशन क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बेटा। अब आओ इसको भी उड़ाते हैं, इसको साइड में लिख दे बेटा, इधर लिख देते हैं, इसके लिए V क्या होगा बेटा, इसमें सेम होगा, और I क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमने बोला ना डिफरेंटवा वाले को पकड़ लो बेटा, बिहार में बोलते हैं ना कि डिफरेंटवा के पकड़ लेना भैया, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंटवा को पकड़ लेंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक बेटा। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V बाई R1, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम है इसलिए इस बार V होगा बेटा, R1 तो डिफरेंट रहेगा, R1 R2। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, और इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, फिर से इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो क्या होगा, जू जू जू, ये गया और ये इस तरह गया, तो V हो गया बेटा, इधर से I हो गया बेटा, इधर से R इक्विवेलेंट।